नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर और सरबजोत सिंह को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने अद्भुत कौशल और प्रतिभा के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है और देशवासियों को गौरवान्वित किया है। मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीते हैं। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। वहीं भागलपुर के महाशय ड्योढ़ी प्राचीन दुर्गा मंदिर चंपानगर में बीजेपी जिला का 1 दिवसीय विस्तृत कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां बिहार सरकार के श्रम संसाधन सह प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अनिल ठाकुर और जिला अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। वहीं बीजेपी नेता बंटी यादव, पीरपैंती विधायक सहित जिला स्तर के सभी पदाधिकारी काफी संख्या में उपस्थित हुए। इस दौरान पीरपैंती विधायक ने पीरपैंती में पावर प्लांट सहित कई योजनाओं को लेकर जहां भारत सरकार और बिहार सरकार का आभार व्यक्त किया, वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अनिल ठाकुर ने कहा कि आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी का जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक लगातार चल रही है। यह काफी अहम बैठक है। भाजपा का जिला विस्तृत कार्य समिति हो रही है, जैसे कि अभी पिछले दिनों हमारे दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ, अब जिला भागलपुर में हो रहा है और यह कार्यक्रम चलता रहेगा। हम लोगों का अगला कार्यक्रम फिर मंडल पे जाएगा और बूथ पे जाएगा। ये कार्यक्रम हम लोगों का आगामी आने वाले चुनाव जो 2025 में होना है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा साहब, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब ने कहा है 2025 में हम लोग लक्ष्य लेके निकले हैं कि 2020 से प्लस सीट हम लोग जीत के पुनः सरकार बनाएंगे, ताकि देश में भी हमारा सरकार हो और बिहार में भी एनडीए का सरकार हो। और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे जिला विस्तृत कार्य समिति की बैठक की जा रही है। प्रदेश मंत्री अनिल कुमार ठाकुर। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पहली बार किशनगंज पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल डालकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि दिलीप जायसवाल का नाम ही सामंजस्य और समन्वय का नाम है। उन्होंने बिहार में अपराध पर विपक्ष के सवाल के जवाब में कहा कि प्रतिपक्ष के नेता के घर से अपहरण और अपराध का उद्योग चलता था, उस घर को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगी और 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां इस देश को जाति धर्म में लोगों को बांटने का काम किया है। पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और बिहार प्रदेश का जिम्मेवारी मुझे दिया गया है। इसमें कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता के ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को संकलित करके संगठन को मजबूत करने का काम। वहीं भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगलपुरा में 3 साल पूर्व हुए बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में न्यायालय ने मोगलपुरा की लेडी डॉन जेबा खान और उसके देवर इंतसार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 25 जुलाई को जज सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दोनों को दोषी करार दिया गया था। लेडी डॉन जेबा खान को आजीवन कारावास सहित 30,000 रुपए का जुर्माना और उसके देवर इंतसार को आजीवन कारावास सहित 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया। वहीं हत्याकांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है। 3 साल पूर्व 19 जुलाई 2021 को हुई इस घटना में कुख्यात अपराधी टिंकू मियां पर साजिश रचने का आरोप लगा था।
और अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद राशि देने की घोषणा की है। वहीं चक्रधरपुर के वरिष्ठ डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि रेलवे के प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। विधायक लोग भी वहाँ पहुँचे थे, हमने भेजा वहाँ पर, और ये सुबह 6:30-7 बजे की ये घटना है और बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरीके से अभी लगातार ट्रेन पटरी में जिसको दौड़ना चाहिए वो बेपटरी हो रहा है, लोगों की जान माल का नुकसान भी हो रहा है। और बोकारो जिला परिषद के अध्यक्ष सुनीता देवी के खिलाफ 26 जिला परिषद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का पत्र जिले की डीसी विजया जाधव को सौंप दिया है। अध्यक्ष के खिलाफ 2.5 वर्ष बाद यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष सदस्यों का अविश्वास जीतने में असफल रही हैं, नियमित बैठक तक अध्यक्ष नहीं कर रही थी और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त थी। यही कारण है कि 31 जिला परिषद सदस्यों में से 26 ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराकर इस अध्यक्ष को हटाने का काम किया जाए। हम लोग 4-5 बैठक किए और हम लोग इनको सांकेतिक रूप से हम लोगों ने इनको पहले भी इनको समझाने का प्रयास किया था कि भाई जो जिस उम्मीद से जनता और जिला परिषद सदस्य ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया है उसको आप उसको स्थापित कीजिए, लेकिन ये कभी उस और ध्यान नहीं दिए। और आज स्थिति है कि जो नियमित बैठक होना चाहिए जो 3 महीने का है वो भी नहीं हो रहा है। और बहुत सारी योजनाएं में जो अनियमितताएं हैं वो सब है, वो सारा जग जाहिर है। वो चीज़ बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्रेस के सामने खुल के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जिला परिषद सदस्यों में काफ़ी नाराज़गी है, दुख है। और आज हम लोग इससे दुखित होके आज हम लोग बाध्य होके आज हम लोग उपायुक्त महोदय को आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार ने बुधवार को पद ग्रहण कर लिया। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने राज्यपाल संतोष गंगवार को शपथ दिलाई। इससे पहले राज्य के मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार कल शाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट परिसर में मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत सोरेन सरकार के कई और मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। आज सत्र का चौथा दिन रहा। मंगलवार की तरह आज भी सदन की कार्यवाही की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया और हेमंत सरकार के वादे की याद दिलाई। इससे पहले मंगलवार को सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। शाम में ध्वनिमत से अनुपूरक बजट को पास कर दिया गया। बजट पास होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने बालू को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। और ये सारी चीजें कल ही सदन में उन्होंने घोषणा किया है और वो सारी एसओपी उसके लिए तैयार हो जाएगी। और उन्होंने कहा भी है कि जो इनकम टैक्स कहीं नहीं है वो सारे लोगों को मुफ्त में बालू दिया जाएगा, ताकि गरीब का जो है अब आवास से लेके जो गरीबों का काम रुका हुआ है वो सारे काम उनके सुचारू रूप से हो सके। विपक्ष का कहना है कि बालू है ही नहीं। भानु जी कहे हैं कि बालू तो है ही नहीं, आप लोग केवल झूठा आश्वासन दे रहे हैं। बालू ने कहा कहीं लेके गए का भाजपा वाले लोग पॉकेट में भर के ले गए हैं। जहां छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल रमन डेका ने प्रदेश के 10वें राज्यपाल के रूप में बुधवार को राजभवन में शपथ ली। उन्होंने यह शपथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने इसकी शपथ दिलाई। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल रमेन डेका और उनकी धर्मपत्नी रानी डेका काकोटी के
छत्तीसगढ़ आगमन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट में उनका आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर मनोनीत राज्यपाल डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। यहाँ विकास को नए स्तरों पर पहुंचाने का हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएंगे ताकि प्रदेश का विकास तेजी से हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि वे असम और छत्तीसगढ़ के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी काम करेंगे। डेका ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश के विकास को लेकर है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल का अभिवादन किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समस्याओं के निदान के लिए व्यापक हित में योजना बनाने की बात कही है। अरुण साव ने अधिकारियों को शिविरों में सकारात्मक परिणाम के लिए बधाई दी है। आपको बता दें कि नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में शुरू हुई जन समस्या निवारण पखवाड़ा की समीक्षा की। उन्होंने आवेदनों को निराकृत कर प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए निर्देशित किया। मंत्री अरुण साव ने कहा कि शहरों की समस्याओं के निदान और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए व्यापक हित में योजना बनाए जाए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में जन समस्या निवारण पखवाड़ा में आयोजित वार्डवार शिविरों के सुचारू संचालन के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने की बात कही। इसके साथ ही शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए राशि जारी करने की बात भी कही। उप मुख्यमंत्री साव ने शिविरों के अनुभव के आधार पर कार्य योजना बनाने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देने की बात कही। इसके साथ ही शिविरों में स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जन समस्या निवारण पखवाड़ा के अंतर्गत वार्डों में आयोजित हो रहे शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा, जिससे कि लोगों को अपने वार्ड में आयोजित हो रहे शिविर के बारे में पहले से जानकारी हो और वे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर में पहुंच सके। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जन समस्या निवारण पखवाड़ा के शुरुआती 3 दिनों में प्रदेश भर में कुल 19,598 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 17,310 आवेदन मांगों से और 2,288 आवेदन शिकायतों से संबंधित है। शिविरों में प्राप्त हुए करीब 40% यानी 7,747 आवेदनों को मौके पर ही निराकृत किया गया है। इस दौरान प्राप्त 1,092 आवेदनों के दूसरे विभागों से संबंधित होने के कारण निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर के पूर्व सांसद दीपक बैज दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्होंने उनका हालचाल जाना और एनएमडीसी के सीजीएम से मुलाकात कर बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग की। किरंदुल का दौरा करते हुए कांग्रेस के शकील रिजवी, सुलोचना कर्म के साथ और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांकेर में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने कांकेर सेन चौक स्थित बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिल में प्रति यूनिट मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस ने अंदर जाने से रोका तो गेट को धक्का देकर बिजली दफ्तर के अंदर ये युवक पहुंच गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। बिजली यूनिट में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार प्रदर्शन किया गया। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध भी दर्ज किया गया। बलरामपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां स्कूल के समय पर बच्चों से खेत में काम कराया जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तस्वीर में धान की रोपाई के लिए पौधा ढुलाई करते बच्चे दिख रहे हैं। स्कूली बच्चे
स्कूल में पढ़ने की बजाय यह काम कर रहे हैं। यह काम किसके द्वारा कराया जा रहा है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। यह तस्वीर बलरामपुर मुख्यालय के ग्राम पंचायत भनौरा के प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां सिंगरौली जिले के बरगवां थाना अंतर्गत कसर गांव में ट्यूबवेल में गिरी मासूम बच्ची को बचाया नहीं जा सका। जन्मदिन के दिन ही 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी और उसकी जान चली गई। मासूम बच्ची की मौत पर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर दुख जताया और परिजनों को सांत्वना दी। दरअसल बोरवेल में एक 3 साल की मासूम बच्ची अचानक से गिर गई। बच्ची 20 से 25 फीट नीचे बोरवेल में फंसी थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सीहोर के बुधनी में एक युवक को बुरी तरह पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ युवक एक युवक को बुरी तरह पाइप से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाहगंज थाना क्षेत्र के बनेटा ग्राम में गौ तस्करी के शक में युवक की पिटाई की गई। मामला संज्ञान आते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए कहा है कि अनसूटेबल कॉलेज के छात्र भी अब परीक्षा में बैठ सकेंगे। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए सरकारी अनसूटेबल कॉलेज के छात्र छात्राओं को सरकारी सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इन छात्रों का एनरोलमेंट जारी कर परीक्षा में शामिल किया जाए। दरअसल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से जनहित याचिका, जिसमें नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में गड़बड़ी को चुनौती दी गई थी, इस मामले पर जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच सुनवाई कर रही थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कराई गई सीबीआई जांच में पूर्व में जिन 66 नर्सिंग कॉलेजों को अनसूटेबल पाया गया था, उनके छात्रों को आज राहत दी है माननीय उच्च न्यायालय ने, और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को निर्देशित किया है कि वो उन छात्रों से के एनरोलमेंट के लिए पोर्टल खोले और आवश्यक कार्रवाई कर उन्हें अभी जो सत्र 21-22 की नर्सिंग की परीक्षाएं हो रही हैं उनमें सम्मिलित कराए। इसी के साथ 66 नर्सिंग कॉलेज जो अनसूटेबल थे उसमें पढ़ रहे हजारों बच्चों को यह राहत माननीय उच्च न्यायालय ने दी है और विस्तृत आदेश की अभी प्रतीक्षा है। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद भी ग्वालियर में कोचिंग सेंटर संचालक धड़ल्ले से बेसमेंट में कोचिंग संचालन कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश हैं कि बिना परमिशन और नियम कायदों को ताक पर रखकर चल रहे कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल हो रहे बेसमेंट पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्वालियर के MLB कॉलोनी में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित हैं। इनमें आधा सैकड़ा से अधिक कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं, जबकि ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का दावा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शहर में नगर निगम व्यापक स्तर पर बेसमेंट में संचालित व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। ग्वालियर के MLB कॉलोनी में बेसमेंट में संचालित की जा रही कोचिंग पर भले ही अभी ताले लटक गए हों, लेकिन चोरी छुपे अभी भी कोचिंग संचालित की जा रही है, जबकि असल में यहां धड़ल्ले से कोचिंग हो रही है। इससे स्पष्ट है कि यहां पर दिखावे की कार्रवाई हो रही है। MLB कॉलोनी में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर हाईकोर्ट के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। और स्टेट न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।